क्या सच में गुड और इविल जैसे कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सल होते हैं या ये सिर्फ सोसाइटी की बनाई हुई एक कहानी है? बचपन से हमें सिखाया जाता है ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है। लेकिन क्या हमने कभी पूछा इन डेफिनेशंस को डिसाइड किसने किया और किस बेस पर किया? अगर आप किसी दूसरे देश में पैदा होते या किसी दूसरे धर्म में, तो क्या गुड और इविल की आपकी डेफिनेशन सेम रहती? यहीं से शुरू होती है एक अनकंफर्टेबल फिलॉसफिकल जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो मोरालिटी की फाउंडेशन को हिला देती है। आज हम बात कर रहे हैं फ्रीडरिक नीचे की किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल की, और आप देख रहे हैं बुक डेकेड। 19वीं सदी का यूरोप, रिलीजन पावरफुल था, क्रिश्चियन मोरालिटी डोमिनेंट थी, फिलॉसफी स्ट्रक्चर्ड थी और लोग ट्रूथ को सेक्रेड मानते थे। गुड और इविल को एब्सोल्यूट माना जाता था। इसी दौर में एक अकेला थिंकर सब पर सवाल उठा रहा था, नीचे। वो सिर्फ फिलॉसफी नहीं लिख रहे थे, वो सिविलाइजेशन को चैलेंज कर रहे थे। उन्होंने कहा, हर फिलॉसफर ट्रूथ की बात करता है, लेकिन असल में वो अपने ही बिलीफ्स को जस्टिफाई कर रहा होता है। हर फिलॉसफी अपने क्रिएटर की पर्सनैलिटी का कन्फेशन होती है। ये स्टेटमेंट डेंजरस था, क्योंकि इसका मतलब था ट्रूथ भी प्योर ऑब्जेक्टिव नहीं है। नीचे ने एक और बड़ा सवाल पूछा, हम सच क्यों चाहते हैं? वाई डू वी वैल्यू ट्रूथ? क्या विल टू ट्रूथ भी एक साइकोलॉजिकल ड्राइव नहीं है? अगर सच पेनफुल हो तो क्या हम उसे एक्सेप्ट करेंगे या कंफर्ट चूज करेंगे? नीचे कहते हैं, इंसान का असली ड्राइव सिर्फ नॉलेज नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल भी नहीं है, बल्कि है विल टू पावर। ये पॉलिटिकल पावर नहीं है, ये किसी पर रूल करने की बात नहीं है, ये है अपने एग्जिस्टेंस को एक्सपैंड करना, अपनी कैपेसिटी को ग्रो करना, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, अपने वैल्यूज खुद क्रिएट करना। हर इंसान के अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है, लेकिन सोसाइटी इसे कंट्रोल करती है, क्योंकि सिस्टम को ओबीडिएंट लोग चाहिए, क्रिएटर्स नहीं। अब सवाल आता है, बियॉन्ड गुड एंड इविल का मतलब क्या है? क्या नीच मोरालिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे? नहीं, वो कहना चाहते थे कि गुड और इविल फाइनल ट्रूथ्स नहीं हैं, वो ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर वो क्रिएट हुए हैं तो उन्हें रिक्रिएट भी किया जा सकता है। बियॉन्ड का मतलब है ट्रेडिशनल मॉरल फ्रेमवर्क से ऊपर उठना, इनहेरिटेड वैल्यूज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करना, बल्कि कॉन्शियसली अपने वैल्यूज बनाना। ये रिबेलियन नहीं है, ये एवोल्यूशन है। नीच का लाइफ इजी नहीं था, उनके आइडियाज रैडिकल थे, लोग उन्हें समझ नहीं पाए। उन्होंने आइसोलेशन फेस किया, हेल्थ इश्यूज फेस किए, लोनलीनेस फेस की, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उनके लिए फिलॉसफी कंफर्ट नहीं थी, इट वॉज अ बैटल, इल्यूजन्स के अगेंस्ट एक बैटल। अब एक मोमेंट के लिए रुककर सोचिए, अगर मोरालिटी ह्यूमन मेड है, अगर ट्रूथ इंटरप्रिटेशन है, अगर फिलॉसफी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है, तो क्या हम ट्रूली इंडिपेंडेंट सोच रहे हैं या हम इनहेरिटेड वैल्यूज के प्रोडक्ट हैं? नीच आंसर्स देने नहीं आए, वो हमें डिस्टर्ब करने आए हैं, ताकि हम अपने ही फाउंडेशंस को क्वेश्चन करें। ये बस शुरुआत है। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि फ्री स्पिरिट कौन होता है, हर्ड मेंटालिटी कैसे काम करती है, और क्यों नीच कहते हैं कि असली थिंकर भीड़ का हिस्सा नहीं होता। ये जर्नी इजी नहीं होगी, लेकिन अगर आप रेडी हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं और आप देख रहे हैं बुक डेकेड। अब हम एंटर करते हैं नीचे के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट में, फ्री स्पिरिट। फ्री स्पिरिट कौन होता है? क्या वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट थिंकर है या कुछ और ज्यादा गहरा? नीचे कहते हैं, ज्यादा लोग सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ फॉलो करते हैं। सोसाइटी जो सिखाती है वो मान लेते हैं, रिलीजन जो कहता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फैमिली जो बोलती है वो रिपीट करते हैं। इस कंडीशन को नीचे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, भीड़ की सोच। हर्ड मेंटालिटी में इंसान सेफ्टी फील करता है, अग्रीमेंट मिलता है, अप्रूवल मिलता है,
बिलोंगिंग मिलती है। लेकिन एक चीज चली जाती है, इंडिविजुअलिटी। फ्री स्पिरिट वही है जो इस कंफर्ट को सैक्रिफाइस करता है, जो अप्रूवल के बिना भी सोचने की हिम्मत रखता है। लेकिन फ्री स्पिरिट बनना इजी नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल मोरालिटी को क्वेश्चन करते हैं तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें लगता है आप डेंजरस हो, क्योंकि आप उनके बिलीव्स को चैलेंज कर रहे होते हैं। नीत्शे कहते हैं, हर स्ट्रॉन्ग थिंकर पहले मिसअंडरस्टूड होता है। फ्री स्पिरिट ट्रूथ की वर्शिप नहीं करता, वो ट्रूथ को एग्जामिन करता है। वो पूछता है, ये वैल्यू किसने बनाई? इसके पीछे का साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है? किसको बेनिफिट मिल रहा है? किसको कंट्रोल मिल रहा है? नीत्शे कहते हैं, मोरालिटी का बेस लॉजिक नहीं होता, इमोशन होता है, फियर होता है, रिजेंटमेंट होता है, और कभी-कभी पावर स्ट्रगल होता है। यहीं से एंटर होता है एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी स्ट्रांग लोगों की मोरालिटी होती है, जहां गुड का मतलब होता है स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, और बैड का मतलब होता है वीकनेस। ये मोरालिटी क्रिएट होती है पावरफुल इंडिविजुअल्स से। लेकिन फिर आती है स्लेव मोरालिटी। ये डेवलप होती है उन लोगों के अंदर जो फिजिकली या सोशली वीक होते हैं। वो डायरेक्टली स्ट्रांग लोगों का अपोज नहीं कर सकते, तो वो एक नया मॉरल सिस्टम क्रिएट करते हैं, जहां ह्यूमिलिटी को वर्च्यू बना दिया जाता है, ओबीडियंस को गुडनेस बना दिया जाता है, और स्ट्रेंथ को ईविल डिक्लेयर कर दिया जाता है। नीत्शे कहते हैं, ये सिस्टम रिजेंटमेंट से पैदा होता है। इस फीलिंग को वो बोलते हैं रिसेंटमेंट, एक अंदर ही अंदर जलती हुई नाराजगी जो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकती, इसलिए वो मॉरल लेबल्स यूज करती है। स्लेव मोरालिटी में वीक लोग स्ट्रांग को इमोरल डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि वो मॉरली सुपीरियर फील कर सकें। यहां से गुड और ईवल का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। नीत्शे के अकॉर्डिंग क्रिश्चियन मोरालिटी में स्लेव मोरालिटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, नीत्शे ये नहीं कह रहे कि वीक लोग गलत हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोरालिटी न्यूट्रल नहीं है, वो पावर डायनामिक्स से शेप होती है। फ्री स्पिरिट क्या करता है? वो दोनों मॉरल सिस्टम्स को ऑब्जर्व करता है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता। वो अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करता है। यही है वैल्यू क्रिएशन, यही है सेल्फ ओवरकमिंग। नीत्शे कहते हैं, स्ट्रांग इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करे। स्ट्रांग इंसान वो है जो खुद को ट्रांसफॉर्म करे, जो अपने इनहेरिटेड बिलीफ्स को तोड़कर अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करे। अब रुक कर सोचिए, आपकी मोरालिटी कहां से आई? क्या आपने कॉन्शियसली चूज की, या वो आपको दी गई थी? क्या आप फ्री स्पिरिट हैं या हर्ट का हिस्सा? नीत्शे का मैसेज सिंपल नहीं है। वो कंफर्ट डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन उस डिस्ट्रक्शन के बाद एक नई पॉसिबिलिटी ओपन होती है, सेल्फ क्रिएटेड आइडेंटिटी की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट में हम और गहरा जाएंगे, विल टू पावर का रियल साइकोलॉजिकल मीनिंग, और कैसे ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन बिहेवियर को समझने की बन जाता है। ये जर्नी अब और इंटेंस होने वाली है। मैं हूं, और आप देख रहे हैं बुक डेकेड। अब हम पहुंचते हैं नीत्शे के सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट पर, विल टू पावर। लोग अक्सर इस फ्रेज को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है ये डोमिनेशन की बात है, पॉलिटिक्स की बात है, या किसी और पर कंट्रोल की बात है। लेकिन नीत्शे का मतलब कुछ और था। उनके अकॉर्डिंग इंसान का कोर ड्राइव सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, सिर्फ खुश रहना भी नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को एक्सपैंड करना है, अपनी लिमिट्स को तोड़ना है, अपने आप को ग्रो करना है। यही है विल टू पावर। एक आर्टिस्ट जब क्रिएट करता है, वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा होता, वो अपनी इनर एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहा होता है। एक साइंटिस्ट जब रिसर्च करता है, वो सिर्फ नॉलेज कलेक्ट नहीं कर रहा होता, वो नेचर पर अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड कर रहा होता है। एक थिंकर जब नए आइडियाज देता है, वो सिर्फ बात नहीं कर रहा होता, वो वैल्यूज क्रिएट कर रहा होता है। ये सब विल टू पावर के एक्सप्रेशंस हैं। नीत्शे कहते हैं, लाइफ खुद एक स्ट्रगल है। ग्रोथ के बिना लाइफ स्टैग्नेट हो जाती है, और जब इंसान ग्रो नहीं करता तो वो मॉरल जजमेंट्स में एनर्जी लगाता है, दूसरों को जज करता है, दूसरों को लेबल करता है, क्योंकि उसकी खुद की विल टू पावर सप्रेस हो चुकी होती है। यहीं से समझ आता है कि मोरालिटी का साइकोलॉजिकल बेस क्या है।
कई बार लोग अपनी वीकनेस को वर्च्यू बना देते हैं। वो कहते हैं, मैं अग्रेसिव नहीं हूं, इसलिए मैं ज्यादा मॉरली सुपीरियर हूं। मैं एम्बिशियस नहीं हूं, इसलिए मैं ज्यादा प्योर हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सप्रेस्ड पावर का रिएक्शन होता है। नीचे एक अनकंफर्टेबल बात कहते हैं, हर इंसान पावर चाहता है, लेकिन सब लोग उसे अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कोई डायरेक्टली, कोई इनडायरेक्टली, कोई क्रिएटिव तरीके से, कोई मॉरल सुपीरियॉरिटी के थ्रू। अब ये समझना जरूरी है, नीट्से के लिए स्ट्रांग होना मतलब वायलेंट होना नहीं है। स्ट्रांग होना मतलब है सेल्फ मास्टरी, अपने फियर्स को समझना, अपनी कंडीशनिंग को तोड़ना, अपने आप को डिसिप्लिन करना और फिर अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करना। वो कहते हैं, फ्यूचर का फिलॉसफर एक क्रिएटर होगा। वो सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो नए वैल्यूज क्रिएट करेगा। वो गुड और ईविल के ट्रेडिशनल फ्रेम से ऊपर उठकर नया पर्सपेक्टिव लाएगा। यही है बियॉन्ड का डीपर मीनिंग। नीत्से कहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स अभी तक फुली इवॉल्व नहीं हुए हैं। हम पोटेंशियल है, एक ब्रिज है, एक ऐसे इंसान की तरफ जो अपनी वैल्यूज खुद बनाता है, जो हर्ड मेंटालिटी से फ्री होता है, जो अपनी विल टू पावर को क्रिएटिव डायरेक्शन देता है। अब एक मोमेंट के लिए सोचिए, आप अपनी एनर्जी का यूज कहां करते हैं? ग्रोथ में या जजमेंट में? क्रिएशन में या कंपैरिजन में? क्या आप अपनी विल टू पावर को एक्सप्रेस कर रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं? नीट्से की फिलॉसफी कंफर्ट नहीं देती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। अगर मोरालिटी फिक्स्ड नहीं है, अगर ट्रूथ इंटरप्रिटेशन है, अगर पावर हर एक्शन के पीछे है, तो फिर आप किस तरह के इंसान बनेंगे? फॉलोअर या क्रिएटर? अगला हिस्सा और भी गहरा होगा। हम समझेंगे कल्चर, नेशन और सोसाइटी के बारे में नीट्से क्या सोचते थे और कैसे वो कहते हैं कि सिविलाइजेशन भी एक पावर स्ट्रक्चर है। ये जर्नी अब क्लैरिटी से इंटेंसिटी की तरफ बढ़ रही है। आप देख रहे हैं बुक डेकेड। अब तक हमने समझा, मोरालिटी फिक्स्ड नहीं है, ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं है और विल टू पावर ह्यूमन बिहेवियर का कोर ड्राइव है। अब नीचे नजर उठाते हैं इंडिविजुअल से सोसाइटी की तरफ। कल्चर, नेशन, सिविलाइजेशन, क्या ये सब भी न्यूट्रल होते हैं या ये भी पावर स्ट्रक्चर्स हैं? नीचे कहते हैं, हर कल्चर अपने डोमिनेंट वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है, हर नेशन अपनी आइडेंटिटी को सुपीरियर समझता है, लेकिन ये सुपीरियॉरिटी भी एक साइकोलॉजिकल नीड होती है, एक कलेक्टिव विल टू पावर। उन्होंने यूरोप के डिफरेंट नेशंस पर कमेंट्स किए, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। उन्होंने देखा कि हर कंट्री अपने आप को सिविलाइज्ड और मॉरली राइट समझती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर जगह पावर स्ट्रगल चल रहा होता है। नीचे को नेशनलिज्म पर भी डाउट था। उन्हें लगता था कि एक्सेसिव नेशनलिज्म इंडिविजुअल थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब इंसान अपनी आइडेंटिटी सिर्फ नेशन से जोड़ लेता है, तो वो अपना इंडिपेंडेंट माइंड लूज कर देता है। वो हर्ड का पार्ट बन जाता है। बस इस बार हर्ड का नाम होता है नेशन। उन्होंने स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स में भी डिफरेंस बताया। स्कॉलर क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है, फैक्ट्स एनालाइज करता है, रिसर्च करता है। लेकिन फिलोसोफर क्रिएटर होता है। वो नए पर्सपेक्टिव्स देता है, वो नए वैल्यूज शेप करता है। नीचे कहते हैं, मॉडर्न दुनिया में स्कॉलर्स ज्यादा हैं, लेकिन ट्रू फिलोसोफर्स कम हैं, क्योंकि क्रिएटर बनना रिस्की है और रिस्क लेने के लिए इनर स्ट्रेंथ चाहिए। उन्होंने मॉडर्न मोरालिटी को एक कंफर्ट सिस्टम कहा, जहां इंसान एवरेज रहकर सेफ फील करता है। एक्सीलेंस को कभी कभी सस्पेक्ट माना जाता है। जो अलग सोचता है उसे एरोगेंट कहा जाता है, जो स्ट्रांग होता है उसे इनसेंसिटिव कहा जाता है। ये सटल तरीका है पावर को कंट्रोल करने का। नीचे कहते हैं, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट सिर्फ इक्वालिटी से नहीं होता, कभी कभी ग्रेट इंडिविजुअल से होता है। उन लोगों से जो हर्ड से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं, जो नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जो रिस्क लेते हैं। लेकिन सोसाइटी ऐसे लोगों से अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज करते हैं। इसलिए हिस्ट्री में कई स्ट्रांग थिंकर्स पहले रिजेक्ट किए गए, बाद में समझे गए। नीचे फ्यूचर के फिलॉसफर की बात करते हैं। वो कहते हैं, फ्यूचर फिलॉसफर सिर्फ थिंकर नहीं होगा, वो साइकोलॉजिस्ट होगा। वो समझेगा कि वैल्यूज कैसे बनती हैं,
कैसे कंट्रोल होता है, कैसे मोरालिटी शेप होती है, और फिर वो कॉन्शियसली नए वैल्यूज क्रिएट करेगा। यहाँ एक सटल पॉइंट है। नीचे इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं थे, वो मीडियोक्रिटी के अगेंस्ट थे। उन्हें प्रॉब्लम थी जब सोसाइटी एक्सीलेंस को सप्रेस करती है, जब स्ट्रेंथ को गिल्ट फील कराया जाता है, जब एम्बिशन को इमोरल लेबल दिया जाता है। अब रुक कर देखिए, क्या आपकी आइडेंटिटी सिर्फ सोसाइटी ने डिफाइन की है? क्या आपके बिलीफ्स कल्चर का प्रोडक्ट है? क्या आपका मॉरल सिस्टम कलेक्टिव कंडीशनिंग का रिजल्ट है? अगर हां, तो क्या आपने कभी उसे कॉन्शियसली एग्जामिन किया? नीचे का पर्पस डिस्ट्रक्शन नहीं था, उनका पर्पस क्लैरिटी था। उनका कहना था, अगर आपको फ्री होना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप बंधे कहां हुए हैं। मोरालिटी से, कल्चर से, रिलीजन से, नेशन से, और सबसे ज्यादा अपनी ही अनकॉन्शियस बिलीफ्स से। अब हम फाइनल फेज की तरफ बढ़ेंगे, जहां नीचे का कोर मैसेज और क्लियर होगा। बियॉन्ड गुड एंड ईविल का रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैसे एक इंसान अपनी वैल्यूज क्रिएट करता है और कैसे वो सेल्फ ओवरकमिंग के थ्रू इवॉल्व करता है। जर्नी अब अपने पीक की तरफ जा रही है और आप देख रहे हैं बुक डेकेड। अब हम पहुंच गए हैं इस पूरी जर्नी के कोर पर। सवाल ये नहीं है कि गुड और ईविल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या आप उन्हें ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं या कॉन्शियसली एग्जामिन करते हैं? नीचे कहते हैं, ह्यूमन बीइंग एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। हम एक प्रोसेस है, एक बिकमिंग, एक ब्रिज। हम वो नहीं हैं जो हम बन सकते हैं, और यहीं से शुरू होता है सेल्फ ओवरकमिंग। सेल्फ ओवरकमिंग का मतलब है अपनी इनहेरिटेड मोरालिटी को क्वेश्चन करना, अपने फियर्स को फेस करना, अपनी वीकनेसेस को समझना, और फिर अपने आप को कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म करना। ये इजी नहीं है, क्योंकि इसमें कंफर्ट टूटता है, आइडेंटिटी हिलती है, बिलीफ्स क्रम्बल होते हैं। नीचे कहते हैं, स्ट्रांग इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करे। स्ट्रांग इंसान वो है जो अपने आप पर कंट्रोल रखे, जो अपने अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस को समझे, जो गिल्ट के बिना ग्रो करे, जो अपनी विल टू पावर को क्रिएटिव डायरेक्शन दे। बियॉन्ड गुड एंड ईविल का रियल मीनिंग है ट्रेडिशनल मोरालिटी के फ्रेमवर्क से बाहर सोचना, बाइनरी थिंकिंग से ऊपर उठना, सिर्फ ये सही है और ये गलत है कि लेवल पर नहीं रुकना, बल्कि पूछना, इस जजमेंट के पीछे का साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है, इस लेबल के पीछे का पावर स्ट्रक्चर क्या है। नीचे चाहते थे कि फ्यूचर का इंसान रिएक्टिव ना हो, क्रिएटिव हो। वो वैल्यूज इनहेरिट ना करे, वो वैल्यूज क्रिएट करे। वो हर्ड का हिस्सा ना बने, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को कल्टिवेट करे। लेकिन एक डेंजर भी है। अगर मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं है तो इंसान केओस में भी जा सकता है। इसीलिए नीचे फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। फ्रीडम बिना स्ट्रेंथ के डिस्ट्रक्शन बन सकती है, स्ट्रेंथ बिना अवेयरनेस के टिरनी बन सकती है। इसीलिए उनका फोकस है कॉन्शियस पावर, सेल्फ मास्टरी, इनर डिसिप्लिन। अब एक लास्ट रिफ्लेक्शन। आप अपनी लाइफ में किस मॉरल सिस्टम पर जी रहे हैं? क्या आप अपने बिलीव्स को एग्जामिन करते हैं? क्या आप ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं या सिर्फ अप्रूवल को? क्या आप अपनी विल टू पावर को क्रिएट करने में लगा रहे हैं या सप्रेस करने में? नीचे हमें कंफर्ट नहीं देते, वो हमें मिरर देते हैं। एक ऐसा मिरर जिसमें हम अपनी कंडीशनिंग देख सकते हैं, अपनी वीकनेस देख सकते हैं और अपनी पोटेंशियल भी देख सकते हैं। बियॉन्ड गुड एंड ईविल एक मॉरल अटैक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अवेकनिंग है। ये एक इन्विटेशन है एवरेज से ऊपर उठने का, हर्ड से अलग सोचने का, अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करने का। शायद इसीलिए नीचे को समझना इजी नहीं है। उन्हें फील करना पड़ता है, उन्हें रिफ्लेक्ट करना पड़ता है
और कभी-कभी उनसे डिसएग्री भी करना पड़ता है। लेकिन एक बात क्लियर है, इस किताब को पढ़ने के बाद आप मोरालिटी को पहले जैसा नहीं देखते, ट्रूथ को पहले जैसा नहीं देखते और शायद खुद को भी पहले जैसा नहीं देखते। यही था बियॉन्ड गुड एंड ईविल का डीप एक्सप्लोरेशन। अगर आपको ये फिलोसॉफिकल जर्नी मीनिंगफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ आंसर्स नहीं, क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ सर्टेनिटी से नहीं, क्वेश्चनिंग से आती है। आप देख रहे थे बुक डेकेड। मिलते हैं अगली किताब के साथ एक और डीप जर्नी के लिए। अब हम पहुंच गए हैं इस पूरी जर्नी के कोर पर। सवाल ये नहीं है कि गुड और ईविल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या आप उन्हें ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं या कॉन्शियसली एग्जामिन करते हैं? नीचे कहते हैं, ह्यूमन बीइंग एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। हम एक प्रोसेस हैं, एक बिकमिंग, एक ब्रिज। हम वो नहीं हैं जो हम बन सकते हैं, और यहीं से शुरू होता है सेल्फ ओवरकमिंग। सेल्फ ओवरकमिंग का मतलब है अपनी इनहेरिटेड मोरालिटी को क्वेश्चन करना, अपने फियर्स को फेस करना, अपनी वीकनेसेस को समझना और फिर अपने आप को कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म करना। ये इजी नहीं है, क्योंकि इसमें कंफर्ट टूटता है, आइडेंटिटी हिलती है, बिलीफ्स क्रम्बल होते हैं। नीचे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करे। स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो अपने आप पर कंट्रोल रखे, जो अपने अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस को समझे, जो गिल्ट के बिना ग्रो करे, जो अपनी विल टू पावर को क्रिएटिव डायरेक्शन दे। बियॉन्ड गुड एंड ईविल का रियल मीनिंग है ट्रेडिशनल मोरालिटी के फ्रेमवर्क से बाहर सोचना, बाइनरी थिंकिंग से ऊपर उठना, सिर्फ ये सही है और ये गलत है के लेवल पर नहीं रुकना, बल्कि पूछना, इस जजमेंट के पीछे का साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है, इस लेबल के पीछे का पावर स्ट्रक्चर क्या है। नीचे चाहते थे कि फ्यूचर का इंसान रिएक्टिव ना हो, क्रिएटिव हो। वो वैल्यूज इनहेरिट ना करे, वो वैल्यूज क्रिएट करे। वो हर्ड का हिस्सा ना बने, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को कल्टिवेट करे। लेकिन एक डेंजर भी है। अगर मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं है तो इंसान केओस में भी जा सकता है। इसीलिए नीचे फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। फ्रीडम बिना स्ट्रेंथ के डिस्ट्रक्शन बन सकती है, स्ट्रेंथ बिना अवेयरनेस के टिरनी बन सकती है। इसीलिए उनका फोकस है कॉन्शियस पावर, सेल्फ मास्टरी, इनर डिसिप्लिन। अब एक लास्ट रिफ्लेक्शन। आप अपनी लाइफ में किस मॉरल सिस्टम पर जी रहे हैं? क्या आप अपने बिलीव्स को एग्जामिन करते हैं? क्या आप ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं या सिर्फ अप्रूवल को? क्या आप अपनी विल टू पावर को क्रिएट करने में लगा रहे हैं या सप्रेस करने में? नीचे हमें कंफर्ट नहीं देते, वो हमें मिरर देते हैं। एक ऐसा मिरर जिसमें हम अपनी कंडीशनिंग देख सकते हैं, अपनी वीकनेस देख सकते हैं और अपनी पोटेंशियल भी देख सकते हैं। बियॉन्ड गुड एंड ईविल एक मॉरल अटैक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अवेकनिंग है। ये एक इन्विटेशन है एवरेज से ऊपर उठने का, हर्ड से अलग सोचने का, अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करने का। शायद इसीलिए नीचे को समझना इजी नहीं है। उन्हें फील करना पड़ता है, उन्हें रिफ्लेक्ट करना पड़ता है और कभी-कभी उनसे डिसएग्री भी करना पड़ता है। लेकिन एक बात क्लियर है, इस किताब को पढ़ने के बाद आप मोरालिटी को पहले जैसा नहीं देखते, ट्रूथ को पहले जैसा नहीं देखते और शायद खुद को भी पहले जैसा नहीं देखते। यही था बियॉन्ड गुड एंड ईविल का डीप एक्सप्लोरेशन। अगर आपको ये फिलोसॉफिकल जर्नी मीनिंगफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ आंसर्स नहीं, क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ सर्टेनिटी से नहीं, क्वेश्चनिंग से आती है। आप देख रहे थे बुक डेकेड। मिलते हैं अगली किताब के साथ
एक और डीप जर्नी के लिए।